जय हिंद साथियों, खेल साहित्य दर्शन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो कक्षा 12 तथा बीए में हिंदी अध्ययनरत छात्रों के लिए उपयोगी साबित हो सकती है। और आज का टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है विद्वानों के द्वारा। जो हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने वाले विद्वान हैं, चाहे ग्रियर्सन हो, मिश्र बंधु हों, महावीर प्रसाद हों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हों या डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी हों, इन लोगों के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया, जिसमें पहला काल है आदिकाल, जिसको वीरगाथा काल भी कहा जाता है। शुक्ल जी ने वीरगाथा काल कहा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है। और दूसरा काल है पूर्व मध्यकाल, जिसको भक्ति काल भी कहा जाता है। तीसरा काल है रीतिकाल, जिसको उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है। और चौथा काल है आधुनिक काल। तो इस तरह से 4 काल हैं, लेकिन चारों की प्रवृत्ति, चारों की विशेषता और चारों की लेखन पद्धति को ध्यान में रखते हुए ही इनका नामकरण किया गया है। तो हम पहले देखते हैं आदिकाल के विषय में समझते हैं। तो आदिकाल को वीरगाथा काल, चारण काल, उत्थान काल, बीज वपन काल या आरंभ काल आदि कई नामों से जानते हैं। जिसमें आप देख रहे हैं कि आदिकाल का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया, वीरगाथा काल का नाम शुक्ल जी ने दिया, चारण काल का नाम ग्रियर्सन ने दिया। इसी तरह से उत्थान काल का भी नाम किसी विद्वान ने ही दिया, बीज वपन काल का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया, आरंभिक काल भी इसका नाम है। तो जिस विद्वान ने, जिस साहित्यकार ने जैसा देखा, उसकी प्रवृत्ति, विशेषता और लेखन पद्धति, तो इसी लेखन पद्धति को आधार मान करके, इसी प्रवृत्ति को आधार मान करके उन्होंने नामकरण किया। आप लोग सुने होंगे कि जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखे तिन तैसी। तो आदिकालीन साहित्य को जिन कवियों ने, जिन विद्वानों ने, साहित्यकारों ने जैसा देखा वैसा उसका नामकरण भी कर दिया। अब आदिकाल का नाम आदिकाल क्यों पड़ा? क्योंकि हिंदी साहित्य का वह आदिकाल था, शुरुआती दौर था, इसलिए उसका नाम आदिकाल रख दिया गया। वीरगाथा काल इसलिए रख दिया गया होगा कि वीरों की वीरता का वर्णन किया जाता था। राजाओं के द्वारा युद्धों में जो वीरता का प्रदर्शन होता था, तो उसका उत्साहपूर्वक वर्णन होता था, अर्थात वीर रस की प्रधानता थी। तो इसलिए इसका नाम हो गया कि वीरगाथा, यानी वीरों की गाथाओं का वर्णन हो रहा है। चारण काल का तात्पर्य है कि वह हिंदी साहित्य के इतिहास में जो चारण थे, जैसा आप जानते होंगे चारण का मतलब होता है भाट, जो लोगों को प्रसन्न करते थे, लोगों को खुश करते थे, लोगों को अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपनी तुकबंदी के माध्यम से कुछ रचनाएं सुनाते थे। भाटों का मुख्य एक ही कार्य आज भी है कि लोगों के बीच में जाना और उन्हें उत्साहित करना, उन्हें प्रसन्न करना। क्योंकि आम जनमानस काम के बोझ से दब गया है, और उस काम के बोझ से निवृत्ति प्राप्त करने के लिए, पुनः ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए चारण यही काम करते हैं कि लोगों के बीच में जाते हैं और हंसी मजाक करके उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं। और ये भी आप जान लीजिए कि पृथ्वीराज रासो लिखने वाले चंद्रबरदाई कवि जो थे, वह भाट जाति के थे। और उस समय भाट जाति के वही नहीं थे, बल्कि जितने भी अधिकतर कवि ऐसे थे कि जो इसी जाति से आते थे। तो इसलिए इसका नाम रखा गया चारण काल। और दूसरी इसकी चारण काल नाम रखने का स्रोत रहा है कि हिंदी साहित्य के उत्थान का यह प्रथम चरण था, इसलिए इसका नाम चारण काल रखा। तो इसके लिए हम 2 तर्क दे सकते हैं। आगे है उत्थान काल, क्योंकि हिंदी साहित्य का उत्थान वहीं से हुआ, स्टार्टिंग वहीं से हुई, शुरुआत वहीं से हुई। बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने नाम दिया है, और इसलिए दिया कि हिंदी साहित्य की जो बीज है, बीज वपन का अर्थ है बीज बोना, तो हिंदी साहित्य की बीज उसी समय से बोई गई थी, इसलिए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका नाम दिया है बीज वपन काल। अब हम देखते हैं इसकी समय सीमा के बारे में। तो समय सीमा
तमाम ऐसे साहित्यकार हैं जिसमें हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम लेना चाहते हैं। उन्होंने 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी के मध्य में आदिकाल के समय का निर्धारण किया। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का या वीरगाथा काल का जो समय निर्धारित किया वह 1050 यानी 1050 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत को उन्होंने माना कि यह आदिकाल का या वीरगाथा काल का सही समय है। कोई भी जो भी समय सीमा निर्धारित किया गया वो भी कोई निश्चित नहीं है, न हम उसको कह सकते हैं कि प्रमाणित है। उसमें भी भ्रांतियां हैं। जितने विद्वान हैं अपने अपने अनुसार काल का निर्धारण किए हैं, समय का निर्धारण किए हैं। अब हम देखते हैं कि इसके बाद आता है हमारा पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल के नाम से भी जानते हैं और ग्रियर्सन ने इसे स्वर्ण काल कहा, श्याम सुंदर दास ने इसे स्वर्ण युग कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे लोक जागरण काल कहा। तो यहाँ भी अब इसकी प्रवृत्ति कुछ अलग थी, क्योंकि आदिकाल की प्रवृत्ति से और भक्ति काल की प्रवृत्ति में कुछ अंतर रहा है, इसलिए प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए इसका नाम बदल दिया गया। अब हम आगे जब देखेंगे आदिकाल की प्रवृत्तियाँ, भक्ति काल की प्रवृत्तियाँ या रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ, तब समझ में आएगा कि हाँ इसका नाम क्यों भक्ति काल पड़ा। और ऐसे ही थोड़ा सा मोटा बता देते हैं कि जो पूर्व मध्यकाल है, मध्यकाल से पहले का समय है, इसको पूर्व मध्यकाल कहा गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार 1400 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी के मध्य का जो समय था वह पूर्व मध्यकाल का समय था। और रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार 1375 से 1700 विक्रमी संवत का जो समय था वह पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल का था। आज जैसा कि आप जानते हैं कि आदिकाल में राजाओं की प्रशंसा होती थी, वीरों की वीरता का वर्णन होता था, राजा ही श्रेष्ठ समझे जाते थे। लेकिन भक्ति काल में ऐसा नहीं हुआ। राजाओं की प्रशंसा करते करते जब कवि उब गए तो आने वाले कवियों ने भक्ति भाव की तरफ मन को बढ़ाया और ईश्वर में विश्वास करके ईश्वर के भक्ति भावना में लीन हो गए, इसलिए इसका नाम भक्ति काल रखा गया। स्वर्ण काल इसलिए रखा गया क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास में देखा जाता है कि मानव जीवन के उत्थान के लिए, लोक मंगल की कामना के लिए, लोगों को नई राह दिखाने के लिए कवियों के द्वारा हमेशा प्रयास किया गया है। लेकिन सबसे अधिक प्रयास पूर्व मध्यकाल में किया गया, चाहे वह कबीरदास जी रहे हों, सूरदास जी रहे हों, दादू रहे हों, नानक रहे हों, रैदास रहे हैं। तो इन सब कवियों के द्वारा ऐसा एक मुहिम चली जिसके चलते लोगों के अंदर जो आपसी फूट और जो भेदभाव फैले हुए थे इसको दूर करने का प्रयास किया गया, इसलिए इसका नाम स्वर्ण काल रखा गया। और मानव जीवन के हित के लिए यह वास्तव में स्वर्ण युग ही था। तो स्वर्ण काल और स्वर्ण युग लगभग दोनों सेम हैं, समान हैं। लोक जागरण काल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा इसलिए कि लोगों को जगाने का कार्यक्रम किया गया इसमें, क्योंकि आदिकाल में ऐसा नहीं हो रहा था। आदिकाल में सिर्फ राजाओं की प्रशंसा होती थी, राजाओं की वीरता का बखान होता था, युद्धों का वर्णन होता था। लेकिन भक्ति काल में ऐसा नहीं था, इसलिए इसका नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया लोक जागरण काल। अब इसके आगे हम देखते हैं रीतिकाल। रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल भी कहते हैं, रीति काव्य भी कहते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने रीति काव्य कहा है। अलंकृत काल मिश्र बंधु कहे हैं। मिश्र बंधु में 3 मिश्र बंधु भाई थे, मतलब 3 मिश्र जो थे वो तीनों भाई थे। इन लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास को जब लिखा तो इसका नाम अलंकृत काल दे दिया। कला काल भी दिया गया डॉक्टर रामा शंकर शुक्ल के द्वारा। तो रीतिकाल का नाम, रीतिकाल संक्षेप में समझ लीजिए कि हिंदी साहित्य में एक ऐसी रीति चली, एक ऐसी परंपरा चली जिस परंपरा का निर्वहन किया गया। उस परंपरा में काव्य के समस्त अंगों का प्रयोग किया गया, जैसे रस हो, छंद हो, अलंकार हो, काव्यांग हैं या रीति ग्रंथों का निर्माण किया गया। इसलिए जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसकी प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए इसका नाम रीतिकाल दिया। मिश्र बंधु ने इसी का नाम अलंकृत काल दिया, क्योंकि इस समय जितने भी अलंकार थे, रस थे, छंद थे, इन सब का प्रयोग काव्य में देखने को मिलता था। एक परंपरा चली थी, एक होड़ चली थी, तो इसी को ध्यान में रखते हुए मिश्र बंधुओं ने इसका नाम दिया अलंकृत काल। और अलंकृत काल का एक दूसरा ही रूप कला काल है, क्योंकि इसमें जितने भी साहित्यकार थे, जितने भी कवि थे, वे कलात्मक ढंग से अपने लेखनी को आगे बढ़ाए। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, गागर में सागर भरने वाले बिहारी जी इसी काल के कवि रहे हैं।
और कठिन काव्य के प्रेत केशवदास जी भी इसी काल में रहे हैं। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए कला काल इसका नाम दिया गया रामा शंकर शुक्ल जी के द्वारा। और फिर उसके बाद आता है हमारा आधुनिक काल। आधुनिक काल नाम देने वाले थे, अच्छा थोड़ा पीछे चलते हैं कि रीतिकाल की समय सीमा 1700 से 1900 ईस्वी के मध्य माना है आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी ने, और डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने 1700 से 1900 विक्रमी संवत माना है। एक और वीडियो हम डालेंगे जिसमें आपको विक्रमी संवत और ईस्वी के विषय में बता देंगे कि कितना अंतर है और क्यों ऐसा होता है। अब आगे आते हैं आधुनिक काल में। आधुनिक काल का जो समय सीमा है वह 1900 विक्रमी संवत से अब तक माना जाता है। बहुत से विद्वानों ने इसको 1900 ईस्वी से अब तक मानते हैं। बहुत जगह आप देख लेंगे, पाएंगे कि 1843 ईस्वी के बाद का समय जो था वह आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। और आधुनिक काल का दूसरा नाम रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल दिया, क्योंकि आधुनिक हिंदी गद्य का जो वास्तविक विकास हुआ वह इसी युग में हुआ, इसलिए इसका नाम गद्य काल रखा गया रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। मिश्र बंधु ने इसका नाम वर्तमान काल रखा, और बहुत से विद्वानों ने इसका नाम पुनर्जागरण काल भी, आप लोग पढ़ेंगे, पुनर्जागरण काल भी इसका नाम रखा गया है। तो इसलिए रीतिकाल, आधुनिक काल, भक्ति काल और आदिकाल, ये 4 काल हैं। और इन 4 कालों के बारे में हाई स्कूल, इंटर में संक्षेप में जानकारी आवश्यक होती है। इससे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। आदिकाल की प्रवृत्ति पूछी जाती है, आदिकाल की समय सीमा पूछी जाती है, आदिकाल के और नाम पूछे जाते हैं, और आदिकाल के नहीं बल्कि इन 4 कालों के 1-1, 2-2 नाम पूछ लिए जाते हैं। हर काल की प्रवृत्तियाँ पूछ ली जाती हैं हाई स्कूल, इंटर में। फिर इन काल के कवियों के नाम पूछे जाते हैं। तो इस तरह से अभी हम आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल के बारे में आप लोगों को बता दे रहे हैं। और ज़्यादा समय न लेते हुए हम आदिकाल की प्रवृत्तियाँ भी आज बता देना चाहते हैं कि आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे आदिकाल के प्रमुख कवि कौन कौन हैं। अब बीए में पढ़ने वाले छात्रों के लिए थोड़ा ध्यान देना होगा कि आदिकालीन साहित्य में अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें भी 4 तरह की साहित्य मिलती है, जिसमें आपको मिलेगा राज्य साहित्य। तो राज्य साहित्य में रासो साहित्य मिलेगी। फिर उसके बाद आपको मिलेगी धर्म साहित्य। धर्म साहित्य में सिद्ध साहित्य मिलेगी, नाथ साहित्य मिलेगी, और उसके बाद जैन साहित्य मिलेगी, और एक मिलेगी आपको लौकिक साहित्य। तो इस तरह से हमें अगर देखेंगे आदिकालीन साहित्य को पढ़ेंगे स्नातक में, उसके लिए भी अलग से वीडियो डालना है। तो उसमें हमें जैन साहित्य, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, रासो साहित्य और लौकिक साहित्य, ये 5 साहित्य के विषय में अध्ययन करना है। तो हम समय न लेते हुए हम आदिकाल की प्रवृत्तियों के बारे में बताना चाह रहे हैं, जो हाई स्कूल, इंटर के लिए काफ़ी ज़रूरी है और हर छात्र के लिए जानना आवश्यक भी है। और उसके साथ साथ जो स्नातक स्तर पे जो छात्र हैं या जो तैयारी करने वाले हैं उनके लिए भी जानकारी अति आवश्यक है। तो आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों में हम पहले देख लेते हैं आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। आदिकालीन साहित्य में आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा होती थी, क्योंकि हर राजाओं के दरबार में कवि, मंत्री, गुरु, वैद्य आदि रहा करते थे, सैनिक रहते थे। तो उनके दरबार में, जिन राजाओं के दरबार में जो कवि रहते थे वो राजाओं की प्रशंसा करते थे, क्योंकि ऐसा भी सामान्यतः माना जाता है कि जो जिसके यहाँ रहता है उसी की गुणगान करता है। तो जो कवि जिस राजा के दरबार में रहता था उस राजा की प्रशंसा करता था, चाहे जैसे भी हो। दूसरा है वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस की प्रधानता थी। उस समय जितनी भी रचनाएं होती थीं वह वीरों की वीरताओं का बखान किया जाता था, वीरों की वीरता का वर्णन किया जाता था। तो प्रमुख रस के रूप में वीर रस था और अंगी रस के रूप में श्रृंगार रस था, जो सहायक था। कवियों के द्वारा मनोरंजन के लिए श्रृंगार रस की कविताएं भी लिखी जाती थीं। अब उसके आगे युद्धों का सजीव वर्णन। सैनिकों का काम था युद्ध में लड़ना, लेकिन कवियों का काम था सिर्फ उन युद्धों का वर्णन करना। तो उसका वर्णन बड़ा सजीवता से, बड़ी गहनता से कवि करते थे, और ताकि सुनने के बाद ऐसा लगता था जैसे युद्ध भूमि में ही हम सब कुछ देख रहे हों। आगे है ऐतिहासिक वर्णन, जो अप्रामाणिक ऐतिहासिक वर्णन। इतिहास का भी वर्णन कवियों ने किया, लेकिन उसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। जो पुरानी हुई बातें हैं, जो बीती हुई बातें हैं, ऐतिहासिक चीज़ें थीं, उनका भी वर्णन
आदिकाल की प्रवृत्ति में शामिल है। आगे राष्ट्रीयता की भावना का अभाव। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि देश में कई राजा थे जो छोटे छोटे भागों पे अपना अधिकार जमाए हुए थे। उनमें आपसी फूट थी, हमेशा एक दूसरे से लड़ाई होती रहती थी, लड़ते झगड़ते रहते थे। तो ऐसा भी देखा जाता है कि राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था। आगे भाषा के रूप में डिंगल पिंगल का प्रयोग। तो आदिकाल में हम देखेंगे तो डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग होता था। और अगर ये हम जानना चाहते हैं कि डिंगल क्या होता है, तो आप जान लीजिए कि अपभ्रंश के साथ जब राजस्थानी भाषा मिल जाती थी तो उसे कहते थे डिंगल भाषा। और अपभ्रंश के राजस्थानी इन दोनों के साथ में अगर ब्रज भाषा मिल जाती थी तो पिंगल भाषा थी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आदिकालीन साहित्य में डिंगल और पिंगल भाषा का बोलबाला था। और इन्हीं भाषाओं का प्रयोग करते हुए, इन्हीं भाषाओं का सहारा लेते हुए आदिकालीन साहित्य में जो रासो साहित्य है या आदिकालीन साहित्य में जो रचनाएं हुई हैं उनकी प्रमुख प्रवृत्तियां यही सब हैं। अब आगे हम लोग आदिकाल के प्रमुख कवियों के बारे में अगले वीडियो में देख लेते हैं। फिर अभी पूर्व मध्यकाल और रीतिकाल आदि के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त करनी है और सभी जानकारी हम समय अनुसार अपलोड करते रहेंगे। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। जय हिंद।